साल 1971 दिसंबर महीने की ये बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुए महज 3 दिन हुए थे। जंग के मैदान में पाकिस्तान पिट रहा था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी फौजी जनरल पार्टी में मशगूल थे। इस्लामाबाद स्थित घर के जिस कमरे में ये पार्टी हो रही थी उसे गुब्बारों से सजाया गया था। पार्टी पूरे शबाब पर थी, लेकिन एक कमी थी, मुख्य अतिथि का आना अभी बाकी था। रुतबे के हिसाब से पर्याप्त लेट लतीफ़ी दिखाने के बाद वो मेहमान कमरे में दाखिल हुआ। उसके होठों पर सिगार थी। कमरे में घुसते ही उसने सिगार हाथ में ली और कमरे में लगे गुब्बारों को सिगार से फोड़ने में जुट गया। पहला गुब्बारा फूटा और उसके मुंह से निकला, ये गया जगजीवन राम। जगजीवन राम तब भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अगले गुब्बारे पर वो बोला, ये लो मानिक शौ खत्म। तीसरे गुब्बारे तक भुट्टो का नामो निशान मिट चुका था और चौथे गुब्बारे में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन मुजीब को बर्बाद कर दिया था। गुब्बारों पर अपना गुबार निकालने वाले ये व्यक्ति और कोई नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान थे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज 10 अगस्त की तारीख है। 1980 में इसी रोज पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति याया खान की मृत्यु हुई थी। याया पाकिस्तान के सबसे बदनाम राष्ट्रपति हैं। देश के 2 टुकड़े उनके निज़ाम में हुए, साथ ही लाखों बंगालियों के नरसंहार के चलते पाकिस्तान को बदनामी झेलनी पड़ी, सो अलग। बहरहाल, युद्ध के दौरान याया के कारनामों के कई किस्से हम तारीख में आपको पहले भी सुना चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात याया की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों पर। लेखक दीवान बरिंद्रनाथ अपनी किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ याया खान में याया की पुरानी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। याया की पैदाइश किजलबाश पठानों के परिवार में हुई थी। उनके पिता का नाम सादत अली खान था, जो बंटवारे से पहले पंजाब पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे। दीवान बरिंद्रनाथ अपनी किताब में याया के पिता के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। साल 1931 मार्च 23 की तारीख। इस तारीख से आपको समझ आ गया होगा कि हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने तीनों को नियत तारीख से एक दिन पहले फांसी दे दी थी और उसके बाद उनके शवों के टुकड़े कर जलाने की कोशिश की थी। लाहौर जेल की पिछली दीवार तोड़कर चुपके से भगत सिंह और उनके साथियों के शव नदी किनारे ले जाए गए। बरिंद्रनाथ लिखते हैं, पाकिस्तान की पत्रिका अखबार जहां के एडिटर रह चुके महमूद शाम ने सरकारी दस्तावेजों को खंगाल कर एक बात पता लगाई थी। पंजाब पुलिस के जिन सिपाहियों ने भगत सिंह और उनके साथियों को जलाने की कोशिश की थी, उनमें याया के पिता सादत अली भी शामिल थे। बाकायदा सरकार उनके काम से इतनी खुश थी कि इस काम के लिए सादत को खान साहब की पदवी दे दी गई और नौकरी में प्रमोशन भी मिल गया। बाद में याया खान खुद भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 1942 में इटली में नाज़ी सैनिकों ने उन्हें बंधक बनाया और वो कई दिनों तक युद्धबंदी कैंप में रहे। याया ने इस कैंप से भागने की 3 बार कोशिश की और तीसरी बार में सफल भी हो गए। याया के सितारे बुलंद होने तब शुरू हुए जब वो पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान के कांटेक्ट में आए और जल्द ही उनके चहेते बन गए। 1967 से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी, लेकिन अयूब चाहते थे देश के लिए एक नई राजधानी बने। अयूब ने यह जिम्मेदारी याया को सौंप दी। दीवान बरिंद्रनाथ की किताब के अनुसार अयूब खान जब भी भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुंह से चंडीगढ़ का नाम सुनते आग बबूला हो जाया करते थे। नेहरू बनावट के मामले में चंडीगढ़ की मिसाल दिया करते थे। इसलिए अयूब ने एक रोज गुस्से में कहा, 2 साल के अंदर नई राजधानी बना के दिखाऊंगा और वो भी चंडीगढ़ से ज्यादा बेहतर। और ये काम उन्होंने सौंपा अपने चहेते याया खान को। पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी की किताब याया खान द राइज एंड फॉल ऑफ अ सोल्जर के अनुसार याया ने इस काम में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हर सुबह 6 बजे से शाम काम खत्म होने तक वो एड़ियों के बल खड़े रहते थे, यानी मुस्तैद रहते थे। इत्तेफाक की बात देखिए कि जिस बांग्लादेश के अलग होने के कारण याया की कुर्सी गई, उसी को लूटकर इस्लामाबाद बनाया जा रहा था, लेकिन याया ने इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये काम पूरा करके दिखाया। जैसे कि पाकिस्तान में परंपरा है, अयूब ने याया को आर्मी चीफ बनाया और याया ने उन्हें हटाकर राष्ट्रपति की कुर्सी अपने लिए छीन ली। 1971 युद्ध के दौरान याया अपनी रंगरेलियों के लिए खूब बदनाम हुए। हालांकि AR सिद्दीकी की किताब के अनुसार याया हमेशा से ऐसे ना थे, बल्कि एक अमेरिकी निरीक्षक ने ऑफिसर मेस में उनका बर्ताव देखते हुए लिखा था, याया एकदम नियम कायदों से चलने वाले आदर्श सैनिक हैं। वो रमजान के दौरान बिना नागा रोजा रखते हैं और शराब से परहेज करते हैं। 1963 में इस्लामाबाद में एक पब्लिक फंक्शन में बोलते हुए अयूब खान ने याया के लिए कहा था, मुझे याया की जैसी नैतिकता रखने वाले आधे दर्जन अफसर मिल जाएं तो मैं पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दूं।
पाकिस्तान पहुंचा तो कहीं नहीं, बाकायदा याया के चक्कर में देश जितना था उसका भी आधा हो गया। साल 1971 में 26 नवंबर की तारीख के रोज याया ने विदेशी पत्रकारों को बुलाकर कहा, भारत के साथ युद्ध अब लगभग निश्चित है। और अगले ही दिन पूरे पाकिस्तान में क्रश इंडिया के पोस्टर चस्पा कर दिए। एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे देश के सिनेमाघरों में दिखाई गई, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कैसे 1965 युद्ध में याया ने भारतीय फौज को नाकों चने चबा दिए। युद्ध खत्म होने के बाद जंग नाम की एक उर्दू पत्रिका ने खुलासा किया कि जिसे डॉक्यूमेंट्री बताया जा रहा था वो 1965 युद्ध के 6 साल बाद शूट की गई थी। जिस याया की वीरता का बखान किया जा रहा था, उनकी असलियत क्या थी। 1971 युद्ध के दौरान ईरानी पत्रकार अमीर ताहिरी राष्ट्रपति याया के पर्सनल गेस्ट के तौर पर इस्लामाबाद में रह रहे थे। ताहिरी ने बाद में इन दिनों का ब्यौरा दर्ज करते हुए लिखा, जिन दिनों युद्ध चल रहा था याया हर रोज 2.5 बोतल शराब पी जाते थे और अक्सर रात को उठकर चिल्लाने लगते। सोने के लिए उन्हें नींद के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। युद्ध के अंतिम दिनों में याया को बुरे सपने आते थे, जिनमें उन्हें भुट्टो, मुजीब और इंदिरा का भूत दिखाई देता था। दीवान बरिंद्रनाथ की किताब के अनुसार 15 और 16 तारीख को जब ढाका में पाक सेना आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही थी, याया दिन भर अपने कमरे में बंद रहे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने के लिए भी बाहर नहीं आए। सरेंडर के बाद उन्हें टीवी और रेडियो पर घोषणा करनी थी, लेकिन जनरल गुल हसन जब उन्हें ले जाने के लिए कमरे में गए तो याया पूरी तरह से धुत थे। उन्हें लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर लाना पड़ा। याया ने उस वक्त इतनी पी रखी थी कि अंत में उनका भाषण ही कैंसिल करना पड़ गया। युद्ध के बाद क्या हुआ? याया के काले कारनामों का चिट्ठा एक एक कर खुला। 1 जनवरी 1972 की तारीख, युद्ध को खत्म हुए अब 11 दिन बीत चुके थे और सत्ता की कमान भुट्टो के हाथ में थी। उस रोज पाकिस्तानी स्टेट टेलीविजन पर एक अजीब नजारा दिखाई दिया। सरकारी न्यूज ने 4 लड़कियों की फोटो प्रसारित की। बताया गया कि याया के इन लड़कियों से संबंध थे। लोग पहले से हार से सदमे में थे। ऐसे में राष्ट्रपति की असलियत खुलने से उन्हें और बड़ा झटका लगा। दीवान बरिंद्रनाथ अपनी किताब में कुछ पाकिस्तानी अखबारों के हवाले से बताते हैं, जिन लड़कियों की तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई गई वो छोटी मछलियां थीं। याया के कई ताकतवर महिलाओं से संबंध थे, जिन्हें याया का हरम कैबिनेट कहा जाता था। बाकायदा इनमें से एक का काम तो फिल्में और टीवी देखकर याया के लिए तथाकथित दोस्त चुनना था। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में ये बात इस कदर फैल गई थी कि लोगों ने अपने घर की लड़कियों को टीवी, रेडियो में भेजना बंद कर दिया। याया की महिला दोस्तों में शामिल थे अकलीम अख्तर, जिन्हें सब जनरल रानी कहा करते थे। पाकिस्तान की फेमस गायिका नूर जहां तो फोन पर याया को गाना गाकर सुनाया करती थी। इसके अलावा बंटवारे के बाद बंबई से पाकिस्तान चली गई फिल्म अदाकारा तराना का नाम भी याया के करीबी लोगों में शामिल था। नूर जहां को याया से नजदीकी की ये सजा भुगतनी पड़ी कि सालों तक रेडियो और टीवी पर उनके गीत संगीत के प्रसारण पर बैन लग गया। जनरल रानी को नजरबंद होना पड़ा और फिल्म अभिनेत्री तराना के लिए लोग तंज मारते हुए कहते थे, पहले आप तराना थी, अब कौमी तराना हैं। महिलाओं के साथ रिश्तों को लेकर बरिंद्रनाथ किताब में एक बड़े दिलचस्प किस्से का जिक्र करते हैं। 1971 की ही बात है। हुआ यूं कि एक पार्टी में याया एक रेडियो अनाउंसर को दिल दे बैठे। ये महिला पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में शिफ्ट हुई थी और उनकी पहचान पूर्वी पाकिस्तान के कई ऐसे लड़कों से थी जो पश्चिमी पाकिस्तान में कमांडो ऑपरेशन करना चाहते थे। इनमें से एक का नाम जफर इकबाल था। जफर इकबाल को पता था कि याया रेडियो अनाउंसर को दिल दे बैठे हैं। जफर ने उससे कहा कि वो राष्ट्रपति को अपने घर बुलाए। महिला ने ऐसा ही किया और याया तैयार भी हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो देर रात चोरी छुपे आएंगे। याया रात के 11:30 बजे आने वाले थे, इसलिए जफर और उसके 2 दोस्तों ने रेडियो अनाउंसर के घर के नजदीक पोजीशन ले ली। ठीक 11:30 बजे एक इंपोर्टेड कार घर के आगे आकर रुकी और उनमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा। तीनों ने उस पर धावा बोला और बंदूक की गोलियां उसके सीने में उतार दी। जफर और उसके दोस्तों को लग रहा था उनके हाथ जैकपॉट लग गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। याया की खुशकिस्मती से उस रोज ऐन मौके पर उन्होंने जाने का इरादा डाल दिया। रेडियो अनाउंसर के घर के आगे उतरा व्यक्ति याया नहीं बल्कि कोई और था। याया की किस्मत ने हालांकि ज्यादा दिन तक उनका साथ नहीं दिया। 1971 युद्ध में हार के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और फिर वो कभी दोबारा पब्लिक में दिखाई नहीं दिए। सत्ता में आने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, जिसमें सांप मच्छर का बोलबाला था। याया को किसी से बात करने या मिलने की भी इजाजत नहीं थी। 1978 में जब जिया उल हक सत्ता में आए, तब जाकर याया को नजरबंदी से राहत मिली। इसके 2 साल बाद 10 अगस्त 1980 को जनरल याया खान का निधन हो गया। आज की तारीख में बस इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। अब मुलाकात होगी कल आपसे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।